हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे एजुसेट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होगा कि इससे पहले संधि भाग 1 में हमने जाना कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण जो विकार पैदा होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो निकटवर्ती स्वर वर्णों के परस्पर मेल के कारण जब विकार पैदा हो जाता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हमने 5 भेदों का भी अध्ययन किया, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि थे। तो बच्चों, अपनी इस श्रृंखला की कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि की परिभाषा है: व्यंजन का किसी भी वर्ण के साथ मेल होने से जो परिवर्तन या विकार पैदा होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। दूसरे शब्दों में, स्वर का व्यंजन या व्यंजन का स्वर या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार पैदा होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परिवर्तन दो व्यंजन के मेल के कारण हो रहा है। जो दो व्यंजन वर्ण हैं उनके मेल के कारण परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। एक और उदाहरण देखिए, षट जमा आनन, षडानन। यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ट जो कि व्यंजन है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ जो कि स्वर है। तो जब व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। एक अन्य उदाहरण देखिए, अभि जमा सेक, अभिषेक। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स है। यहाँ पर स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। इसलिए यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए तो तीनों ही स्थितियों में व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि का विस्तार से अध्ययन करने से पहले आइए व्यंजन के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए, ये व्यंजन का एक चार्ट आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आप देखिए कि हमारी जो वर्णमाला है उसमें व्यंजन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में भी आप देखिएगा कि विभिन्न वर्ग हैं। 5 वर्ग दिए गए हैं इसके अंदर: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब हर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं: पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर एक वर्ण की एक जगह निश्चित है। इसको आप ध्यान से देखिए, आगे हमें इस चार्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब अंतस्थ व्यंजन देखिएगा, य र ल व, और ऊष्म व्यंजन श श स ह। ये देखिए, ये चार्ट हमें आगे व्यंजन संधि को समझने में बहुत अधिक मदद करेगा। आइए अब व्यंजन संधि पर वापस आते हैं। अब ये देखिए कि व्यंजन संधि जो है उसके लिए नियमों का निर्धारण किया गया है। जैसे स्वर संधि था उसमें भी नियम तो निर्धारित थे, लेकिन पहले वर्गीकरण किया गया था, फिर उसके बाद में नियमों को निर्धारित किया गया है। लेकिन व्यंजन संधि में सीधे ही नियम दे दिए गए हैं। तो व्यंजन संधि का पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में कब परिवर्तित हो जाता है? जब वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा हो या वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी तीसरे या चौथे वर्ण के साथ हो रहा हो
वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन के साथ हो रहा हो या वर्ग के पहले वर्ण का मेल ह के साथ हो रहा है तो वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि वर्ग के जो पहला वर्ण है उसमें क, च, ट, त, प आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी त को छोड़ रहे हैं क्योंकि त के लिए हम कुछ और नियम निर्धारित हैं, इसलिए हम त की बात बाद में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क, च, ट, प को ही शामिल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से किसी भी वर्ण के साथ अगर वर्ग का पहला वर्ण आएगा तो वह स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। संधि के आरंभ में आपको एक चार्ट दिखाया गया था जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का अलग अलग वर्गीकरण दिखाया गया है। इस चार्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं तो अ, आ, ई, ओ, ऊ, री, ए, ओ स्वर हो गए हैं। अगर इनमें से कोई भी आ जाएगा तो वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और चार्ट के ही अनुसार आप देखिए कि तीसरा या चौथा वर्ण अगर होगा कि स्पर्श व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण अगर होता है तो भी वह तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से य, र, ल, व और ह में से अगर कोई भी वर्ण होता है तो वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए दिक् जमा गज, दिग्गज। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ग है। क्योंकि क वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसका मेल वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ हो रहा है, इसलिए क वर्ग के तीसरे वर्ण ग में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा दिक् जमा गज, दिग्गज। एक अन्य उदाहरण देखिए षट जमा आनन। यहाँ पर भी वही स्थिति है, वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से होने के कारण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप होगा षडानन। इसी प्रकार से वाक जमा दान, वागदान, दिक् जमा दर्शन, दिग्दर्शन। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के दूसरे नियम की। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन होना। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, क वर्ग का प्रथम वर्ण, च वर्ग का प्रथम वर्ण, ट वर्ग का प्रथम वर्ण, त वर्ग का प्रथम वर्ण या प वर्ग का प्रथम वर्ण आए और उसके बाद यदि न या म आ जाए तो क्या हो जाएगा कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए वाक जमा मय। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क के बाद में म आ जाने के कारण क अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया है और शब्द रूप हो गया है वांग्मय। एक और उदाहरण देखिएगा सत जमा मार्ग। यहाँ पर सत का अंतिम वर्ण ता है और मार्ग का प्रथम वर्ण म है। जैसा कि नियम में बताया गया है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि न या म आ जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो त वर्ग का अंतिम वर्ण न है, इसलिए ता का परिवर्तन न में हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा सन्मार्ग। एक और उदाहरण देखिए षट जमा मास। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट के बाद क्योंकि म आ गया है इसलिए ट का परिवर्तन ट वर्ग के पंचम वर्ण यानी ण में हो जाएगा और शब्द रूप होगा षण्मास। इसी प्रकार से अप जमा मय। यहाँ पर अपमय का बन जाएगा अमय। इसी तरह से जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, उत जमा नति, उन्नति। अब आता है व्यंजन संधि का तीसरा नियम, त संबंधी नियम। इस नियम में
त से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। पहला है, त का मेल यदि च या छ से होता है तो त के स्थान पर च आ जाता है। जैसे जगत जमा छाया, जगत छाया। यहाँ पर हमने देखा कि प्रथम शब्द के अंत में त है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ है। नियमानुसार यदि त के बाद छ आ जाए तो त का परिवर्तन च में हो जाएगा और शब्द रूप होगा जगत छाया। इसी प्रकार उत जमाचारण उच्चारण। यहाँ पर उत शब्द का अंतिम वर्ण त है और चारण शब्द का प्रथम वर्ण च है। क्योंकि त के बाद च आ गया है इसलिए त के स्थान पर च आ जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा उच्चारण। इसी तरह से उत जमा चरित उच्चरित, सत जमा चरित सच्चरित। त संबंधी दूसरा नियम है, यदि त के बाद ज या झ आ जाए तो त का परिवर्तन ज में हो जाएगा। जैसे सत जमा जन सज्जन। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज है। जैसा कि नियम में बताया गया है, यदि त के बाद ज आ जाता है या झ आ जाता है तो त का परिवर्तन ज में हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा सज्जन। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण देखिए, जगत जमा जननी। यहाँ पर भी त के बाद ज आ गया है तो शब्द रूप हो जाएगा जगत जननी। इसी प्रकार से उत जमा ज्वल। देखिए ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बहुत अधिक होती हैं। आज अगर आप इस उदाहरण को ध्यान से देख लेंगे तो इसमें वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ होने की संभावना होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। उत जमा ज्वल, यहाँ पर हम देखते हैं कि त के बाद ज आ गया है तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में, और शब्द रूप हो जाएगा हमारा उज्ज्वल। त संबंधी तीसरा नियम है, त का मेल यदि ट या ठ से हो तो त का ट हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, तत् जमा टीका। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ट है। जैसा कि नियम में बताया गया है, यदि त के बाद ट आ जाता है तो त भी ट में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा तट्टिका। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिएगा, वृहत जमा टीका। यहाँ पर भी त के बाद ट आ गया है इसलिए शब्द रूप होगा वृहट्टिका। त संबंधी चौथा नियम है, त का मेल यदि ड या ढ से हो जाए तो त का ड़ हो जाता है। जैसे उत जमा डयन। यहाँ पर त के बाद ड वर्ण आ गया है इसलिए त का भी ड ही हो जाएगा, त भी ड में ही परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा उड्डयन। एक और उदाहरण देखिए, उत जमा डीन। यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि त के बाद ड आ गया है तो नियम हमारा क्या कहता है, यदि त के बाद ड या ढ आ जाए तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड में परिवर्तित हो जाएगा तो शब्द रूप हो जाएगा हमारा उड्डीन। त संबंधी पांचवा नियम है, त का मेल ल से होने पर त का ल हो जाता है। जैसे तत् जमा लीन। यहाँ पर क्योंकि त के बाद ल आ गया है इसलिए त का परिवर्तन भी ल में हो जाएगा और शब्द रूप होगा तल्लीन। उत जमा लास। यहाँ पर भी आप देखिए कि त के बाद ल आ गया है इसलिए त का परिवर्तन ल में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा उल्लास। उत जमा लेख। यहाँ पर भी त के बाद ल आ गया है तो यहाँ पर जो विकार पैदा होगा उसमें त ल में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा उल्लेख। त संबंधी छठा नियम है, त के बाद श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे सत जमा शास्त्र। यहाँ पर क्योंकि त के बाद श आ गया है तो क्या हो जाएगा, त का च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा
और शब्द रूप हो जाएगा सच्छास्त्र। इसी तरह से उत जमा श्वास, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि त के बाद श आ गया है तो क्या हो जाएगा, त की जगह च हो जाएगा और श की जगह छ हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा उच्छ्वास। त संबंधी 7वां नियम है, यदि त के बाद ह हो तो त का द हो जाता है तथा ह का ध हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, उत जमा हरण। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह है। तो जैसा कि नियम में बताया गया है, यदि त के बाद ह आ जाता है तो त का द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा। नियमानुसार हमारा शब्द रूप हो जाएगा उद्धरण। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, तत् जमा हित। यहाँ पर भी त के बाद क्योंकि ह आ गया है इसलिए त का परिवर्तन द में हो जाएगा और ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा और शब्द बनेगा तद्धित। एक अन्य उदाहरण, उत जमा हार। यहाँ पर भी त का परिवर्तन द में और ह का परिवर्तन ध में, शब्द रूप होगा उद्धार। इनके अतिरिक्त त संबंधी कोई अन्य स्थिति आती है तो वहाँ पर नियम नंबर 1 ही लागू होगा। जैसे त के बाद यदि स्वर आता है तो त का द हो जाता है। जैसे जगत जमा ईश जगदीश। यहाँ पर त के बाद ई स्वर आ जाने के कारण त का द हो गया है और शब्द रूप हो गया है जगदीश। अब आता है म संबंधी नियम। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म का उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सम जमा तोष संतोष। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण त, जो कि स्पर्श व्यंजन है। जैसा कि नियम में बताया गया है कि म के बाद स्पर्श व्यंजन आ जाने के कारण म उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन दोनों प्रकार से हो सकता है, अनुस्वार के रूप में भी और वर्ण के रूप में भी। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, अहम जमाकार अहंकार। यहाँ पर म के बाद क वर्ग का वर्ण आने के कारण म का परिवर्तन क वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में हो जाता है और शब्द हो जाता है अहंकार। सम जमा चय संचय। यहाँ पर भी वही स्थिति है, म के बाद च वर्ग का वर्ण आने के कारण म का परिवर्तन च वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में हो जाता है और शब्द रूप हो जाता है संचय। एक और उदाहरण देखिए, सम जमा कल्प संकल्प। म संबंधी अगला नियम है, म के बाद अंतस्थ व्यंजन य अलावा या उष्म व्यंजन श श स ह हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा वाद संवाद। यहाँ पर म के बाद व यानी कि अंतस्थ व्यंजन आ गया है, इसलिए म का अनुस्वार हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा संवाद। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, सम जमा हार। यहाँ पर भी ह है, ह क्योंकि ऊष्म व्यंजन है और म के बाद है, इसलिए म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा और शब्द रूप होगा संहार। सम जमा शय। यहाँ पर भी म के बाद श ऊष्म व्यंजन आ गया है, इसलिए शब्द रूप होगा संशय। सम जमा रक्षक संरक्षक। व्यंजन संधि का 5वां नियम है छ संबंधी नियम। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ हो तो छ से पहले च का आगम हो जाता है। जैसे अनु जमा छेद अनुच्छेद। यहाँ पर स्वर के बाद छ आ गया है तो नियम अनुसार छ से पहले च का आगम हो जाएगा और शब्द रूप होगा अनुच्छेद। वि जमा छेद विच्छेद। यहाँ स्वर के बाद छ आ गया है, इसलिए छ से पहले च आ जाएगा और शब्द रूप होगा विच्छेद। स्व जमा छंद स्वच्छंद। यहाँ पर भी वही स्थिति है, स्वर के बाद छ आने के कारण छ से पहले
च आ जाएगा और शब्द रूप होगा स्वच्छंद। इसी प्रकार से आजमाच्छादन आच्छादन। व्यंजन संधि का छठा नियम है न का ण संबंधी नियम। यदि री र श के बाद न व्यंजन आता है तो न का ण हो जाता है। जैसे प्र जमा नाम, यहाँ पर र के बाद न आ गया है, इसलिए न का परिवर्तन ण में हो जाएगा और शब्द रूप होगा प्रणाम। एक और उदाहरण देखिए, परिजमा नाम, क्योंकि यहाँ पर भी र के बाद न आ गया है, इसलिए न का परिवर्तन ण में हो जाएगा और शब्द रूप होगा परिणाम। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी होते हैं। यह स्थिति प्रत्येक अवस्था में लागू नहीं होती है। च वर्ग और ट वर्ग अगर मध्य में आते हैं तो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे परिजमा अटन पर्यटन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट वर्ग बीच में आ जाने के कारण न का परिवर्तन ण में नहीं हुआ है, वह यथावत है। इसी प्रकार से दुर्जमा जन, दुर्जन, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि च वर्ग का ज वर्ण मध्य में आ गया है, इसलिए न का परिवर्तन ण में नहीं हुआ है। व्यंजन संधि का अगला नियम है सातवां नियम। यदि स से पहले आ से भिन्न स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। जैसे अभी जमा सेक, यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है, जो कि अ और आ से भिन्न है। जैसा कि नियम में बताया गया है, यदि अ और आ से भिन्न स्वर के बाद यदि स आ जाए तो स का परिवर्तन किस में हो जाएगा? श में हो जाएगा। तो अगर हम उस नियम के अनुसार चलते हैं तो हमारा शब्द रूप होगा अभिषेक। एक अन्य उदाहरण देखिए, वी जमा सम, यहाँ पर भी ई के बाद सम स आ गया है, तो स का परिवर्तन किस में हो जाएगा? श में हो जाएगा और शब्द रूप होगा विषम। नी जमा सेद, यहाँ पर भी ई वर्ण के बाद स आ गया है। ई क्योंकि अ और आ से भिन्न है, इसलिए स का परिवर्तन श में हो जाएगा और शब्द रूप होगा निषेध। इसी तरह से सो जमा सुप्ति, शब्द रूप हो जाएगा सुषुप्ति। और अब आता है संधि का तीसरा भेद, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जब विसर्ग में विकार पैदा होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे निह जमा गुण निर्गुण। इसी तरह से निह जमा आशा निराशा। यहाँ पर हमने दो उदाहरण दिए हैं। पहले उदाहरण में देखिए कि विसर्ग के बाद व्यंजन आया है, जबकि दूसरे उदाहरण में विसर्ग के बाद स्वर आया है। तो विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आता है उस स्थिति में भी, और विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है तो उस स्थिति में भी विसर्ग संधि ही होगी। व्यंजन संधि की तरह विसर्ग संधि के भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या य र ल व ह में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, मनः जमा रथ। यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद र है। नियमानुसार यदि य र ल व ह में से कुछ आ जाता है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा और हमारा शब्द रूप हो जाएगा मनोरथ। एक अन्य उदाहरण, सरह जमा ज। यहाँ पर नियम लागू होता है कि च वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पर आया है ज विसर्ग के बाद, और विसर्ग से पहले अ है, तो इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा सरोज। एक अन्य उदाहरण, मनः जमा भाव। यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भ
प वर्ग का चौथा वर्ण है। तो यहाँ पर भी विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप होगा मनोभाव। पया जमा धर, यहाँ पर भी आप देखिए कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद ध त वर्ग का चौथा वर्ण है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा पयोधर। इसी तरह से मनः जमा हर मनोहर, यश जमा धरा यशोधरा, सरह जमा वर सरोवर, तेजह जमा मय तेजोमय, यश जमा दा यशोदा। और अब आता है विसर्ग संधि का दूसरा नियम, विसर्ग का र होना। विसर्ग से पहले यदि आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या य अलावा ह में से कोई भी वर्ण हो या स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ पर हम इन स्थितियों को 3 भागों में बांटकर बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर होने पर विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, निह जमा आशा निराशा। यहाँ पर हम देखते हैं कि विसर्ग से पहले अ और आ के अतिरिक्त कोई स्वर है ई, और विसर्ग के बाद कोई स्वर है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा निराशा। इसी तरह से दुह जमा उपयोग दुरुपयोग। यहाँ पर विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है और विसर्ग के बाद भी स्वर है, तो विसर्ग का क्या रूप हो जाएगा? विसर्ग का रूप हो जाएगा र और शब्द रूप हो जाएगा दुरुपयोग। इसी प्रकार से निह जमा आकार निराकार, दुह जमा आशा दुराशा। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह जमा जन निर्जन। यहाँ पर हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद च वर्ग का तीसरा वर्ण ज है, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा निर्जन। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिएगा, निह जमा झर निर्झर। यहाँ पर विसर्ग के बाद झ है, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा निर्झर। इसके बाद में एक अन्य उदाहरण और, दुह जमा जन दुर्जन और निह जमा भय निर्भय। विसर्ग के बाद य अलावा होने पर विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण देखिए, आशिह जमा वाद आशीर्वाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद य अलावा में से अर्थात व वर्ण है, इसलिए विसर्ग का र हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा आशीर्वाद। एक अन्य उदाहरण, दुह जमा लभ दुर्लभ। विसर्ग के बाद ल है, इसलिए विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा दुर्लभ। अंतः जमा यामी। यहाँ पर शब्द रूप होगा अंतर्यामी। दुह जमा व्यवहार दुर्व्यवहार। विसर्ग संधि का तीसरा नियम है विसर्ग का लुप्त हो जाना। यदि ई के बाद विसर्ग है और इसके बाद र है तो ई का ई हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे निह जमा रोग। यहाँ पर शब्द रूप हो जाएगा निरोग, क्योंकि विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद र आ गया है, इसलिए यहाँ पर शब्द रूप होगा निरोग। एक अन्य उदाहरण, निह जमा रस। यहाँ पर भी वही स्थिति है, विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद र है, तो शब्द रूप हो जाएगा नीरस। एक अन्य उदाहरण, निह जमा रज। यहाँ पर भी वही स्थिति है, विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद र है। जैसा कि नियम में बताया गया है कि विसर्ग से पहले अगर ई हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग हट जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है और जो ई है वह ई में परिवर्तित हो जाता है, तो शब्द रूप हमारा हो जाएगा नीरज। विसर्ग संधि का
चौथा नियम है विसर्ग का श होना। विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, निह जमा चल, निश्चल। यहाँ पर हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद च आ गया है। तो जैसा कि नियम में बताया गया है कि विसर्ग के बाद अगर च आ जाता है तो विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाता है और शब्द रूप हो जाएगा निश्चल। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण, निह जमा छल, निश्चल। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद छ आ गया है तो नियम अनुसार विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द हमारा होगा निश्चल। इसी प्रकार से निह जमा चय, निश्चय। विसर्ग का परिवर्तन च आ जाने के कारण श में हो जाएगा और संधि होने के बाद जो शब्द होगा वह होगा निश्चय। इसी तरह से हरि जमा चंद्र, यहाँ पर भी विसर्ग का श हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा हरिश्चंद्र। निह जमा चिंत, निश्चिंत। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद च आ गया है तो नियम अनुसार विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा निश्चिंत। विसर्ग संधि का पांचवा नियम है विसर्ग का स होना। विसर्ग के बाद यदि त थ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह जमा संतान, निस्संतान। यहाँ पर विसर्ग के बाद स आ गया है इसलिए विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप होगा निस्संतान। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, निह जमा तेज। यहाँ पर विसर्ग के बाद त है इसलिए विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा निस्तेज। मरु जमा थल। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद थ है इसलिए विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा मरुस्थल। दुह जमा साहस, दुस्साहस। निह जमा तेज, निस्तेज। मनः जमा ताप, मनस्ताप। विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 है विसर्ग का श होना। विसर्ग से पहले यदि इ उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा कपट, निष्कपट। क्योंकि विसर्ग के बाद क आ गया है इसलिए विसर्ग श में परिवर्तित हो गया है और शब्द रूप हो गया निष्कपट। निह जमा फल, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में फ आ गया है और शब्द रूप हो गया है निष्फल। निह जमा पाप, यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद प आ गया है इसलिए यहाँ पर विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा निष्पाप। दुह जमा कर, यहाँ पर विसर्ग से पहले उ है और विसर्ग के बाद क है इसलिए विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा दुष्कर। दुह जमा प्रकृति, दुष्प्रकृति। निह जमा कपट, निष्कपट। विसर्ग का यथारूप बने रहना। कई स्थितियां ऐसी होती हैं जब विसर्ग जैसा है वैसा ही बना रहता है। विसर्ग के बाद यदि श, श, स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या अपने से आगे वाले वर्ण का रूप ले लेता है। जैसे निह जमा संदेह, यहाँ पर विसर्ग यथावत भी बना रहेगा तो निस्संदेह हो जाएगा और अगर विसर्ग परिवर्तित होता है तो विसर्ग स का रूप ले लेगा और शब्द रूप हो जाएगा निस्संदेह। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, निह जमा सहाय। यहाँ पर अगर विसर्ग यथावत बना रहता है तो शब्द रूप होगा निसहाय और अगर विसर्ग का परिवर्तन स में होता है क्योंकि विसर्ग के बाद स आ गया है इसलिए विसर्ग या तो यथावत बना रहेगा या फिर विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा तो शब्द रूप हो जाएगा निस्सहाय।
तो ये थे परंपरागत रूप से संधि के भेद जो कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं। लेकिन हिंदी की कुछ अपनी संधियाँ भी हैं, उनके लिए कुछ नियम हैं। तो पहला नियम है महाप्राणीकरण होना। यदि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ब हो और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ह, तो इसमें ब का महाप्राणीकरण भ के रूप में हो जाता है। जैसे अब जमा ही अभी, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ब है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह है। क्योंकि ब के बाद ह आ गया है तो नियमानुसार ब का महाप्राणीकरण हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा अभी। इसी तरह से कब जमा ही कभी और सब जमा ही सभी, यहाँ पर इन दोनों संधियों में ही वही नियम लागू होता है कि ब के बाद ह आ जाने के कारण ब का महाप्राणीकरण हो गया है। और इसके बाद आता है आ का आगम होना। इसमें संधि करने पर बीच में आ का आगम हो जाता है। जैसे सत्य जमा नाश, यहाँ पर संधि करने पर आ का आगम हो गया है और शब्द रूप हो गया है सत्यानाश। इसी प्रकार से मूसल जमाधार मूसलाधार, यहाँ पर भी वही स्थिति है। मूसल और धार की संधि करने पर शब्द बना मूसलाधार। ऐसे ही विश्व जमा मित्र, यहाँ पर भी आ का आगम हो गया है और शब्द रूप हो गया है विश्वामित्र। और इसके बाद आता है मुख सुख के कारण परिवर्तन होना। इसमें मुख सुख के कारण वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे तुम जमा ही तुम ही, उन जमा ही उन्हीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख सुख के कारण अवर्ण का लोप हो गया है। इसी प्रकार से इस जमा ही इसी, वह जमा ही वही, यह जमा ही यही, यहाँ पर भी मुख सुख के कारण वर्णों का लोप हो रहा है। तो बच्चों, आज हमने परंपरागत रूप से संधि के भेद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने हिंदी की संधियों का भी अध्ययन किया। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।